वंदे मातरम साथियों। मैं वरिष्ठ अध्यापक महेंद्रपाल जाखड़ एनी टाइम जीके क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा ये वीडियो स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री, सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान, आरएएस और रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसको मिस न करें, पूरा देखें। पूरा देखने से पहले किसी तरह के निर्णय पर न पहुँचें। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई प्रकार की ऑथेंटिक किताबों का विश्लेषण करने के बाद में ये वीडियो मैंने बनाया है। बहुत सारगर्भित है। पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, कल जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने निम्न पूरा पाषाण काल के स्थलों के पास में अपना अध्ययन रोका था। स्थलों की बात करें तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में सिंगरौली घाटी है और बेलन घाटी है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद ज़िले में। मयूरभंज उड़ीसा में है। गिद्धलूर और नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में है। पहलगांव श्रीनगर में है। ये निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। इनमें से कुछ स्थल उच्च पूरा पाषाण काल के भी हैं। कुछ स्थलों में तीनों ही अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं, जैसे बेलन घाटी में मिले हैं। बेलन घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल है वास्तव में, जहाँ पर 44 पूरा स्थल निम्न पूरा पाषाण काल के मिले थे। हमने पढ़ा था कि जी.आर. शर्मा ने के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ था और यहाँ सभी युगों के उपकरण मिले थे। इसके अलावा निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, इसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। इसके बाद जेस्पर, सिल्ट और फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग होने लग गया था। इससे पहले क्वार्टजाइट पत्थर ही थे। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के और कांग्लोमोरेट के बारे में भी हमने जानकारी की थी। बाद में कश्मीर घाटी 1970 में सांकलिया और जोशी ने जिसका उत्खनन किया था। सिरसा व्यास नदी घाटी 1951 में ओल्फ रूफर ने जिसका उत्खनन किया था। व्यास वानगंगा नदी घाटी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है। बीबी लाल ने 1955 में यहाँ पर उत्खनन किया था। अब दोस्तों, इस के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा था। बेलन घाटी के बारे में हमने जानकारी कर ही ली थी। बेलन घाटी की तरह ही अजमेर में भी एक लूणी नदी घाटी क्षेत्र में अजमेर में निम्न पूरा पाषाण, ये पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य मिले थे, यानी निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल की। इसी प्रकार नागौर में डीडवाना और सिंगी तालाब, वहाँ पर भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। जोधपुर में एक स्थल है जहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजारों का निर्माण केंद्र था। देखो, कई बार बारीकी से क्वेश्चन पूछ ले तो हमें तैयारी भी इस तरह की करनी चाहिए कि तैयारी कर ही रहे हैं तो सरल से जटिल की और सिद्धांत का पालन करते हुए ऐसी तैयारी करें कि हमारा प्रश्न न छूटे, मेहनत काम आए। मोगरा पठार का नाम हमने कल पढ़ा था। मोगरा पठार जोधपुर के पास है। निम्न पूरा पाषाण काल के औजारों का केंद्र था। वहाँ पर बोरी महाराष्ट्र में वो प्राचीनतम तिथि निम्न पूरा पाषाण काल की आकलन की जाती है, उसके बारे में पढ़ा था। हथनोरा जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, 1982 में सोनकिया ने वहाँ पर उत्खनन करके एक मानव खोपड़ी खोज निकाली थी, जो भारत में प्रथम मानव जीवाश्म है। भारत में मिला हुआ प्रथम मानव अवशेष है और वहाँ पर हाथी का जीवाश्म भी खोजा था। हाथी का जीवाश्म भी मिला था। मानव खोपड़ी एक युवती की मानी जाती है। उसके अलावा वहाँ पर दरियाई घोड़ा और भैंसा आदि पशुओं के जीवाश्म भी मिले थे।
फिर हमने भीमबेटका पढ़ा था। देखो भीमबेटका सोन नदी घाटी, सोहन नहीं, सोन नदी घाटी, दोनों एमपी में हैं। दोनों स्थल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका ऐसा स्थल है जहाँ पर तीनों अवस्थाओं के यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। दक्षिण भारत की मद्रास संस्कृति के बारे में प्रमुख उपकरणों की बात करें तो दक्षिण भारत में हस्त, कुठार और कलीवर नाम के प्रधानतः प्रमुख उपकरण थे। दक्षिण भारत में दो जगह है, एक अतिरपक्कम और बदमदुरी। यहाँ पर प्रोफेसर किंग ने 1863, कुछ किताबों में 1864 दे रखा है, कुछ में 63 भी दे रखा है, उत्खनन करवाया था। ये दोनों ही कोरतल यार नदी घाटी में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। दोनों में अतिरपक्कम जो स्थल है वो निम्न पूरा पाषाण काल का दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध पूरा स्थल है, सबसे समृद्ध माना जाता है। बदमदुरे के पास कोरतल नदी घाटी में 3 वेदिकाएं भी मिली थी, इसकी चर्चा की भी थी। फिर ईसामपुर में जो कारखाना था उसंगी नदी के तट पर, केंद्र था औजार बनाने का 7200 वर्ग मीटर में, बहुत ही बड़ा था, जिनकी जानकारी 1983 में एक सिंचाई परियोजना के दौरान हुई थी। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आए हैं। इसके बाद साथियों मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति को फलक संस्कृति कहा है एस.डी. सांकलिया। कुछ विद्वानों ने उच्च पूरा पाषाण काल को भी फलक संस्कृति कहा है। देखो कुछ एक तथ्य ऐसे हैं जो अलग अलग गाइडों में अलग अलग दिए हुए होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है सटीक तथ्य जानने की। तो देखो फलकों का सबसे अधिक उपकरण बनाने में उपयोग उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो उच्च पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहना उचित माना जाएगा, किंतु एस.डी. सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को ही कहा है। खुरचनी और वेदक इस काल के प्रधान उपकरण थे। चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट पत्थरों से बनाए जाते थे। पहले जो क्वार्टजाइट पत्थर था उसके अत्यंत कठोर पत्थर था, उसके निम्न पूरा पाषाण काल में अब चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, चेल्सिडोनी नाम के पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों को कई बार क्वार्टजाइट पत्थर के अंदर जड़कर भी औजार बनाए जाते थे। उसके बाद दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल में नेवासा स्थान महाराष्ट्र में है। ये नेवासा स्थान मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल है। एस.डी. सांकलिया ने नेवासा का उत्खनन प्रथम बार करवाया था। याद रखने की बात है, मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल नेवासा को माना जाता है। इसके बाद लूणी उद्योग के बारे में पढ़ा था। वी.एन. मिशन ने इन्हें लूणी उद्योग कहा था। ये बुढ़ा पुष्कर झील, थार के मरुस्थल में हकरा झील और डीडवाना नागौर, यहाँ मध्य पाषाण काल के अत्यधिक संख्या में उपकरण मिले, जिसको लूणी उद्योग का नाम दिया वी.एन. मिशन ने। इसके अलावा प्रमुख स्थलों के बारे में कालपी उत्तर प्रदेश, बेगन बेड़च घाटियाँ राजस्थान, कामदली घाटियाँ राजस्थान, भीमबेटका, सोन नदी एमपी, सिंहभूम पलामू पश्चिम बंगाल, इसके बारे में हमने जानकारी की थी। साथियों आज इसका भाग 3 में आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखना, आपके बहुत काम। साथियों जैसा कि मैंने कहा कि एक ही गाइड में एक ही तथ्य को अलग अलग तरीके से पेश किया होता है। जैसे केसी श्रीवास्तव में एक ही बात को 2 तरीके से दिया हुआ है। लोंदा नाला जो जगह है बेलन घाटी में, जहाँ पर हड्डियों की मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, उनको केसी श्रीवास्तव ने एक जगह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित बताया है, और अगले ही पृष्ठ पर उन्होंने
उनको उच्च पूरा का पाषाण काल से संबंधित बताया। इसके अलावा साथियों के.सी. श्रीवास्तव के अलावा पप्पू सी प्रजापत आर्य कंपटीशन की गाइड में भी इसको उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित बताया गया है। तो मैं संशोधन करके लाया हूँ आपके लिए कि लोंदा नाला जो बेलन घाटी में स्थल है जहाँ से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है, उनका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से ही है। अब दोस्तों आज उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उच्च पूरा पाषाण काल जैसा कि इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। ब्लेड यानी एक फलक को दोनों, एक संकड़ा और पतला फलक होता है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं, जिसको ब्लेड कहा जाता है। यही उपकरण ज़्यादा मिले हैं, इसके लिए इनको प्रधान उपकरण माना जाता है। इस काल के उपकरण बनाने के लिए चेट, जेस्पर, फ्लिट, आदि उपयोग में लाए जाते थे। अन्य उपकरणों की बात करें तो ब्लेड के अलावा खुरचनी, जिसको स्क्रैपर कहा जाता है, स्क्रैपर, तक्षणी जो आधुनिक पेचकस के समान होता है, जिसको ब्यूरिन कहा जाता है, ये मिले हैं। इस काल को चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि चाकू संस्कृति पूरा पाषाण काल के किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल की उच्च पूरा पाषाण कालीन अवस्था को चाकू संस्कृति कहा जाता है। देखो, इस काल की नई विशेषताओं में अगर देखें तो इस काल में ही सबसे पहले हड्डी से बने उपकरण मिलने शुरू हुए थे। इससे पहले हड्डी के उपकरण नहीं मिले थे। तो हड्डी से बने उपकरणों का संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से है। हड्डी के उपकरण अलंकृत छड़ें, मत्स्य भाले जिसे हार्पून कहा जाता है, व नोकदार सुइयाँ, इस प्रकार के उपकरण हड्डियों से बनाए हुए मिले। गुफा चित्रकारी, इस काल की गुफा चित्रकारी की शुरुआत सबसे पहले इसी काल में हुई। शैलाश्रय में प्रारंभिक मानव के द्वारा चित्र बनाने शुरू उच्च पूरा पाषाण काल से शुरू किए थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में सबसे पहले इस काल की चित्रकारी मिली है, जिसको भारत में शैल चित्र का प्रथम उदाहरण या प्रथम प्राप्त साक्ष्य माना जाता है। यद्यपि ज़्यादा मात्रा में शैल चित्र मध्य पाषाण काल के हैं, किंतु शुरुआत इसी काल में हो गई थी। प्रमुख स्थलों की बात करें तो बेलन घाटी, जैसा कि मैंने बताया, बेलन घाटी में सारी अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं ऐतिहासिक काल तक। बेलन घाटी में सर्वप्रथम इस काल के साक्ष्य मिलने शुरू हुए थे। उच्च पूरा पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य बेलन घाटी में मिलने शुरू हुए थे। बेलन घाटी में एक शुद्ध फलक उद्योग मिला है। इस फलक उद्योग से उच्च पूरा पाषाण काल का संक्रमण मध्य पाषाण काल की तरफ होता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा चौपानी मांडो महत्वपूर्ण स्थान है। ये बेलन घाटी में है चौपानी मांडो भी। यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। कुर्नूल स्थल जहाँ से हड्डी के निर्मित यानी हड्डी से निर्मित उपकरण मिले कुर्नूल में। इसके अलावा यहाँ पर एक मूछतला चिंतामनुगावी नाम की गुफा है, यानी गावी यानी गांव। मूछतला गांव में एक शिलाश्रय है जहाँ पर हड्डी से निर्मित और सींग से निर्मित उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिले। मूछतला चिंतामनुगावी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों रेनीगुंटा
आंध्र प्रदेश में है। रेनीगुंटा में फलकों व तक्षणियों का विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है। मिलान वाले क्वेश्चन आ जाएं तो रेनीगुंटा, कुर्नूल ये आंध्र प्रदेश में है, जो उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित है। उच्चपुरा पाषाण काल की खास बात शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी का मिलना। यानी 1860 में सर्वप्रथम बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिले में केन नदी के किनारे शुतुरमुर्ग के अंडों के टुकड़े मिले और उन पर मानव द्वारा की गई चित्रकारी के साक्ष्य मिले। बाघोर मध्य प्रदेश में, बबूरी, रामपुर और जोगदहा। बाघोर, बबूरी, रामपुर, जोगदहा स्थल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। इनका संबंध किससे है? तो उच्चपुरा पाषाण काल से है। इस काल में मानव पशुपालन और अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, मृद भांडों से भी परिचित नहीं था, इसीलिए इस काल के मानव का निवास स्थान भी निश्चित नहीं था। अतः हम जान सकते हैं कि इस समय का मानव घुमक्कड़ व खानाबदोशी था। हालांकि अग्नि के साक्ष्य जरूर मिले हैं इस काल में, किंतु अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था। बाघोर में बाघोर 1 और बाघोर 2 दो स्थल मिले हैं जो एमपी में हैं। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण व शिकार संबंधी उपकरण जीसी शर्मा व जेडी कलार को मिले। यानी खाद्य संस्करण से संबंधित जानकारी और शिकार करने के कई उपकरण जो जीसी शर्मा और जेडी कलार को मिले। उपकरणों में कई उपकरण हैं जो उच्चपुरा पाषाण काल के हैं, जैसे तक्षिणी है, वेदक है, खुरचनी है इत्यादि। मुछतला चिंतामनुगवी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है, यहाँ से सर्वाधिक हड्डी व सींग के उपकरण मिले। सर्वाधिक मुछतला से, आंध्र प्रदेश में है ये। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक हड्डी व सींग के उच्चपुरा पाषाण काल में उपकरण प्राप्त किए गए थे, तो मुछतला चिंतामनुगवी की गुफाओं में। बिलासपुर की गुफा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। यहाँ प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले। बिलासपुर उत्तर प्रदेश, बिलासपुर की गुफा कुर्नूल आंध्र प्रदेश। प्राचीनतम चूल्हे की जानकारी यहाँ से मिली है। यहीं पर कुर्नूल की गुफाओं में राख की उपस्थिति मिली है। अग्नि का साक्ष्य, यानी राख मिली है तो अग्नि तो है ही, अग्नि का साक्ष्य भी मिला है और नरबलि के साक्ष्य भी मिले। नलगुंडलू नाम की जगह भी आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर 5973 मानव कृतियाँ यानी उपकरण है, विभिन्न प्रकार के जीवन में काम आने वाली सामग्री आदि मिले। इसके अलावा सिंहभूम बिहार, विषद्वीप गुजरात और मुकुटमणि पश्चिम बंगाल, बूढ़ा पुष्कर झील अजमेर, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, चंबल घाटी क्षेत्र, इन स्थानों पर उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित जानकारियाँ या अवशेष मिले हैं। ये पूरा पाषाण काल साथियों आज हमारा समाप्त हुआ। इससे अगला जो बिंदु है वो है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से महत्वपूर्ण है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के औजार आकार में बड़े थे, धीरे धीरे छोटे होते गए और मध्य पाषाण काल में आते आते सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म यानी ऐसे औजार बनाए जाने लगे जिनको प्रक्षेपास्त्रों यानी भाला, तीर आदि के सिरों पर लगा करके फेंका जा सके। इसीलिए इनको माइक्रोलिथ उपकरण कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। ये उपकरण
आधे से पौन सेंटीमीटर के हुआ करते, यानी आधी से पौन इंच के, अर्थात आधा सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर लंबाई तक के होते थे। भारत में इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव अस्थि पंजर मिले थे। यानी मानव अस्थि पंजर मिलना शुरू मध्य पाषाण काल में हुआ था, और ये भी सबसे पहले सराय नाहरराय, जिसका जिक्र आके करेंगे हम, उत्तर प्रदेश में है। और इसी काल में जिन स्थलों की खुदाई की गई थी उसमें ज़्यादातर स्थलों पर कब्रिस्तान मिले, यानी कब्रिस्तानों की अधिकता मिली। तो कब्रिस्तान मिले हैं तो कब्रिस्तानों में शवों को दफनाया भी होगा। शवों को दफनाया है तो लोग शवों को दफनाने के बारे में जानते थे, अर्थात अंतिम संस्कार की विधि की जानकारी भी पाषाण काल के संदर्भ में इसी काल में मिलना शुरू हुई थी। इसी काल के मानव ने तीर कमान की जानकारी प्राप्त कर ली थी। यानी तीर कमान की जानकारी महान तकनीकी क्रांति थी। तीर कमान की जानकारी महान तकनीकी क्रांति थी। ये प्रक्षेपास्त्र तकनीकी थी। प्रक्षेपास्त्र इतने दिनों तक तो मानव जो था हाथ में पकड़ने वाले औजार ही उपयोग में लिया करता था, अब फेंक कर वार करने वाले उपकरण भी काम में लेने लग गया। इसे प्रक्षेपास्त्र तकनीकी कहा जाता है। तीर कमान के साक्ष्य 2 जगह मिले हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक जगह सराय नाहरराय में एक शव को दफनाया गया है जिसके पंसलियों में तीर लगा हुआ है। इसी प्रकार एक जगह और मिला जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। शवों को दफनाने की प्रथा यानी अंतिम संस्कार विधि की शुरुआत साथियों निम्न पूरा पाषाण काल में ही हुई, मध्य पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। भालाग्रह, तीराग्रह यानी तीर के आगे का भाग, छुरी, हंसिया इत्यादि सूक्ष्म उपकरण बनाए जाते थे। कहने का अर्थ बहुत ही छोटे से छोटे उपकरण, जेस्पर, चर्ट, फ्लिट, चेल्सोडाइन, इस प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। लकड़ी की डोंगी का भी प्रथम साक्ष्य, यानी सबसे पहले लकड़ी की डोंगी का निर्माण भी इसी समय में किया गया था। सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की इस समय की तकनीकी को फ्लूटिंग या नाला संस्करण कह सकते हैं के नाम से जाना जाता है। फ्लूटिंग, कई बार प्रश्न आ जाता है कि मध्य पाषाण युगीन उपकरण बनाने की तकनीकी, तो फ्लूटिंग। प्रमुख स्थलों की बात करें तो लंगनाज गुजरात में है। लंगनाज यहाँ सांकलिया कैनेडी ने व्यापक उत्खनन करवाया था। कई प्रकार की सामग्री जैसे तीर, भाले, सुइयाँ और मिले ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान भी मिला है, समाधान भी मिला है। समाधानों में 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंगनाज में। याद रखने की बात यह है कि लंगनाज गुजरात में है और कैनेडी और सांकलिया ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। 14 मानव कंकाल मिले। इसी तरह से संगनकल्लू कर्नाटक में है। संगनकल्लू, कई बार संगनकल्लू का जिक्र आता है। 1946 में यहाँ पर सुब्बाराव ने और 1969 में HD सांकलिया ने उत्खनन किया था संगनकल्लू में। संगनकल्लू के बाद में भीमबेटका, जिसका हम बार बार मैं उल्लेख कर रहा हूँ, रायसेन मध्य प्रदेश में है। इस स्थल की खोज 1958 में VS वाकणकर ने की थी। ये मोस्ट क्वेश्चन है, यानी भीमबेटका के शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो VS वाकणकर ने 1958 में की थी। यहाँ पर मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं भीमबेटका में, और
यहाँ पर शैलाश्रय में मानव द्वारा बनाए गए चित्रों के साक्ष्य मिले ही हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आदमगढ़ नाम का स्थल है। आदमगढ़, भीमबेटका और आदमगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण है। आदमगढ़ की खोज 1964 में आर.वी. जोशी ने की थी, यानी भीमबेटका की 58 में और 64 में आर.वी. जोशी ने। यहाँ पर 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले। इसके अलावा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पप्पूसी प्रजापति की किताब में 6,000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य बताए गए और केशव श्रीवास्तव की गाइड में 5,000 ईस्वी पूर्व के बताए गए। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बाघोर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ से भी मिले, जहाँ पर B.N. मिश्र ने खुदाई की उत्खनन करवाया था। तो इन दोनों ही जगहों के बारे में जिक्र आता है। याद रखने की बात यह कि बाघोर भीलवाड़ा और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरी आदि के अवशेष मिले यहाँ पर। उत्खनन की बात करें, ये इसके बाद आगे चलें तो चौपानी मांडो नाम की जगह जिसका जिक्र पहले किया है, चौपानी मांडो इलाहाबाद यूपी में है। ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। चौपानी मांडो में निम्न उच्च पुरापाषाण काल के सामग्रियाँ भी मिली है और चौपानी मांडो में मध्य पुरापाषाण कालीन सामग्रियाँ भी मिली है। यहाँ पर 1962 से 1980 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने उत्खनन करवाया था। 1962 से और 1980 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास विभाग के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया था। उत्तर प्रदेश में ही प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहराय, महदहा और दमदमा नाम के 3 स्थल हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ सराय नाहराय और महदहा में सबसे पहले मानव अस्थि पंजर मिले हैं। सबसे पहले गर्त स्तंभ अर्थात गड्ढों में झोंपड़ियाँ के अवशेष मिले। सर्वप्रथम गर्त चूल्हे मिले और मृतक संस्कार की विधि भी सराय नाहराय और महदहा में मिली है। इनमें से एक एक का अध्ययन करते हैं तो सराय नाहराय को लेते हैं। खोज केसी ओझा ने की थी सराय नाहराय की और उत्खनन G.R. शर्मा ने किया था। देखो, सराय नाहराय, महदहा और दमदमा ये तीनों भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष G.C. शर्मा हुआ करते थे। G.C. शर्मा के नेतृत्व और उसके साथियों केसी ओझा, वर्मा आदि ने इनका उत्खनन किया था। यहाँ पर 8 गर्त चूल्हे मिले। सबसे पहले सरायनार में मिले चूल्हे, सबसे पहले सरायनार में मिले 8 मिले और महदहा में 35 मिले। स्तंभ गर्त सबसे पहले यहाँ मिले। अस्थि व सीम के उपकरण यहाँ मिले और 14 मानव स्वाधान भी सबसे पहले सराय नाहराय में मिले। दोस्तों, एक कंकाल की पसली में जो तीर धंसा हुआ मिला है सराय नाहराय से, ये युद्ध की साक्ष्य। ये क्या है? महत्व मिला है जो युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य। स्वाधान में 100 का कंकाल मिला है जिनकी पसलियों में तीर धंसा हुआ है। मानव आक्रमण और युद्ध का ये प्रथम साक्ष्य है। इसके अलावा तीर कमान की बात करेंगे। तीर कमान का साक्ष्य मोरहाना पहाड़, ये भी उत्तर प्रदेश में है। मोरहाना पहाड़ की गुफाओं में भी एक रथ का चित्र है जिसके चारों तरफ सैनिक खड़े हैं और सैनिक तीर कमान से सुसज्जित हैं। तो तीर कमान की जानकारी मध्य पाषाण काल के लोगों को थी। 4 मानव कंकाल एक ही कब्र में दफनाए हुए सरायनार में मिले 4। उसी प्रकार महदहा से 3 मिले, सराय नाहराय से 4 मिले
यहाँ पर दंत रोग के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा दोनों धार वाली छुरी मिली, एक छुरी मिली है जिसके तरफ दोनों तरफ धार की हुई है, और दंत रोग के अवशेष भी सराय नाहर राय से मिली है। देखो, सराय नाहर राय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण काल का। इसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने जिक्र कर दिया, ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और उत्खनन इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.सी. शर्मा और उनका सहयोग आर.के. वर्मा और वी.डी. मिश्र के द्वारा किया गया। यानी जी.सी. शर्मा, आर.के. वर्मा और वी.डी. मिश्र ने सराय नाहर राय, महदा और दमदमा तीनों का उत्खनन किया था। तो दोस्तों, आज हमने मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी की है। कल हम संपूर्ण मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की जानकारी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, फ़ायदेमंद लगा है, तो शेयर और लाइक करें। अगला वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।